स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम शेखर चौधरी। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड। वेरी रिसेंटली जो बेंगलुरु क्षेत्र है उसमें कर्नाटक की असेंबली ने एक बिल पास किया है। इसमें चेंज ये आया है, जो बेंगलुरु के क्षेत्र को नियंत्रण करने वाली अर्बन बॉडी थी उसका नाम चेंज किया है, उसकी कुछ ताकतें चेंज करी हैं। तो क्योंकि अर्बन गवर्नेंस भारत में बहुत ही बुरी स्थिति में है और उसका कारण है बहुत सारी मल्टीपल एजेंसियों का होना और इन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन का ना होना। सो इसको दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और विस्तृत किया जा रहा है क्षेत्र को। ऐसा ही कुछ स्टेप दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने लिया है और दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में जो आप एविक्शन ड्राइव्स देख रहे हैं या चेंज देख रहे हैं, यमुना की सफाई पे बल देख रहे हैं, ये भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो देखते हैं क्या है। लेजिस्लेटिव में एक बिल पास किया गया है बेंगलुरु में और वहां पर ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट आया है। इससे क्या हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी बनाई जाएगी। अब ये ग्रेटर का जो सिग्नल है आप उसको समझिए जैसे ग्रेटर नोएडा है। सो जब शहर होता है अपनी पेरिफेरी में एक्सपेंड करते हैं तो सेमी जो अर्बन एरिया होता है या पेरी अर्बन एरिया होता है, गांव होते हैं, उनका भी समावेशन करना होता है, क्योंकि कोई भी शहर लगातार यदि बढ़ता है तो सस्टेनेंस के लिए जरूरी है। यही प्रयास यहाँ पर भी किया जा रहा है। एफिशिएंसी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जो पहले म्युनिसिपैलिटी बॉडी देखती थी बृहत बेंगलुरु म्युनिसिपल पालिके, उसका नाम परिवर्तन किया गया है, इसके एरिया में इंक्रीज किया गया है और बहुत सारी जो अर्बन गवर्नेंस से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एक पैरास्टेटल बॉडी मतलब स्पेशलाइज्ड बॉडी थी, उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाया गया है। सो यहाँ पर यह किया गया है कि बेंगलुरु के एरिया में टोटल 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होंगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भारत में बड़े सिटीज में होती हैं। कौन सी सिटीज में होगी और कितना उसकी पॉपुलेशन होगी ये स्टेट की असेंबली डिसाइड कर सकती है। सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन होगा अंडर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जो होगी, कोहेसिव अर्बन प्लानिंग होगी। सो यहां पर बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी आएगी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग की, क्योंकि जो पेरी अर्बन एरियाज हैं उनसे जो कनेक्टिविटी है, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होते हैं मतलब मेन एरिया ऑफ अ सिटी, वो कई बार अच्छे नहीं होते हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि आउटस्कर्ट्स के एरिया या तो ग्राम पंचायत में आएगा, ब्लॉक पंचायत में आएगा, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आपस में समन्वय नहीं हो पाता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं हो पाता है। तो ये ओवरसीइंग बॉडी बनाई गई है और 3 मेट्रो कॉर्पोरेशंस के ये एक इंटीग्रेशन का काम करेगी। और जो बृहत बेंगलुरु म्युनिसिपल पालिका थी, इसका जो एरिया था वो लगभग 700 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया देखती थी। पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है और बेंगलुरु का अपने IT सेक्टर बढ़ा है, वहां पर ट्रैफिक की भी बड़ी समस्या है, तो इसका विस्तार करना आवश्यक हो गया था। इसी वजह से यहाँ पर क्या किया गया है, GBA बनाया गया है, ग्रेटर नोएडा की तरह ग्रेटर बेंगलुरु बनाया जाएगा। सो यहाँ पर बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आ गई, इसके अंदर ही आ गया बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये सब क्या होगा, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है और म्युनिसिपल फंक्शंस है उनको एक दिशा में कन्वर्ज कराने में मदद मिलेगी। तो इसका मतलब है कि अर्बन गवर्नेंस की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण केवल ये नहीं है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे देश में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी हैं, क्योंकि हमारा देश में जो अलग अलग राज्य अलग अलग शहर हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि हर किसी की मॉर्फोलॉजी बहुत डिफरेंट है। कोई भी एक शहर दूसरे शहर की तरह स्टैंडर्डाइज नहीं है, हर शहर की अलग हिस्ट्री है। इतनी सारी रियासतें थी, कहीं ब्रिटिश जो प्रोविंशियल अथॉरिटी थी तो कहीं राजाओं के अंतर्गत थी। इस वजह से हमारे यहाँ अर्बन गवर्नेंस पुअर्टी एक पुअर सिनेरियो दिखता है। अब ये देखिए, अब दिल्ली में क्या सिनेरियो हो रहा है, ये भी अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड है। यहाँ आपको जो दिख रहे हैं ये दिल्ली के मंत्री जी हैं और चीफ मिनिस्टर उनके साथ हैं। साथ में है टोनी ब्लेयर जी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के। सो इन्होंने अपनी प्रधानमंत्री होने के बाद जब ये अब पॉलिटिक्स में नहीं रहे हैं तो इन्होंने थिंक टैंक बनाया है एक, और ये थिंक टैंक क्या करता है, एनर्जी सॉल्यूशंस, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन
अर्बन गवर्नेंस के लिए मॉडल्स देता है। थिंक टैंक का मतलब जैसे नीति आयोग है तो रिसर्चर्स हैं, 900 लोगों से भी ज्यादा काम करते हैं। अब ये दिल्ली क्यों आए हैं? दिल्ली ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये जरूर अपनी जो थिंक टैंक है उसके सॉल्यूशंस को दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि यदि आप दिल्ली को चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी, नया गवर्नेंस है जो दिल्ली की जो एक मॉडल है अर्बन गवर्नेंस को उसको दुरुस्त कर सकता है। तो दिल्ली, ये जो इन्होंने दिल्ली की रिपोर्ट दी है ये भी 100 दिन के कार्यकाल की दी है। अब यहां पर देखते हैं टोनी ब्लेयर साहब की मीटिंग हो रही है। आप रिसेंट समय में देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े एविक्शन ड्राइव हो रहे हैं। जो इलीगल सेटल्ड लोग थे दिल्ली के एरिया में उनको हटाया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी और साफ किया जा रहा है। उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन साइड भी है, वो मैं पहले एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये आए हैं पूर्व प्रधानमंत्री महोदय, इन्होंने अर्बन गवर्नेंस पे बात करी, रिफॉर्म्स पे बात करी और एक विजन जो है विकसित दिल्ली इस पे बात करी। अब ये कह रहे हैं कि हम आपको एज अ थिंक टैंक, एज अ कंसल्टेंसी बहुत सारे मॉडल्स, टेक्नोलॉजी और कैसे कार्य करना है बता सकते हैं। इसमें एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, विमेन एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल अर्बन गवर्नेंस और इसके साथ साथ जो आपके यहाँ इतना सारा माइग्रेशन होता है ऑन डेली बेसिस, बहुत सारे दिल्ली में लोग रोजाना कार्य करने और सीजनल रूप से भी बहुत सारे लोग रिक्शा चलाने व अन्य कार्य करने आते रहते हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे ही इलाके दिल्ली में लगातार अपनी पॉपुलेशन को भेजते हैं और वहां से लगातार इंटरनल और एक्सटर्नल पॉपुलेशन का मूवमेंट होता है। तो यहीं पर दिल्ली का एक मास्टर प्लान अनवील किया गया है। अब ये मास्टर प्लान क्या होता है? बेसिकली समय समय पे जो शहर होता है उसकी जोनिंग का प्लान होता है कि कहां पर अगर यदि शहर को विस्तृत किया जाएगा तो कहां पर एयरपोर्ट होगा, कहां पर रेजिडेंशियल एरिया होगा, कहां पर ऐसा एरिया होगा जहां पर कि आपके बिजनेस होंगे। सो प्लान्ड वे में डेवलप करने का कार्य होता है। परंतु हमें ये देखने को मिला है कि ऐसे मास्टर प्लान्स के बावजूद भी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां, मलिन बस्ती और जो इलीगल कॉलोनियां बस्ती चली गई। उसका कारण है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक से बियॉन्ड देख नहीं पाती है। पर समय समय पे इसको दुरुस्तीकरण करना है यदि आपको दिल्ली को राजधानी बनाए रखना है और एक इंटरनेशनल लेवल का एटलीस्ट बेसिक्स फैसिलिटी जिसमें हो ऐसा शहर बनाए रखना है। सो यहाँ पर है, पब्लिक को कमेंट करने को भी दिया गया है। कहा गया है कि नाइट लाइफ कल्चर डेवलप करेंगे ताकि जीडीपी में और एडिशन हो सके, रात को भी दुकानें खुली जाएं। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर भी सही करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी सही करना पड़ेगा और अफोर्डेबल और रेंटिंग हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाएंगे क्योंकि इतने सारे जो मजदूर या काम करने वाले लोग आते हैं वो भी रह सके। वॉकिंग और साइकिलिंग की व्यवस्था करेंगे। तो ये सारा दिल्ली का मास्टर प्लान पे कार्य किया जा रहा है यहाँ पर। सो मास्टर प्लान में यही है, स्ट्रैटेजी बनाई गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया गया है। सो अब जो दिल्ली के आसपास के गांव हैं, आप यदि साउथ दिल्ली में जाएंगे, वेस्ट दिल्ली में जाएंगे तो कई सारे सुविधाएं हैं परंतु ऑन पेपर गांव भी हैं, देहात, दिल्ली देहात का इलाका कहा जाता है, उनकी जमीनें मिलेंगी। अब आपको पता है लैंड एक बहुत ही प्रीशियस कमोडिटी है और ऐसे जगह पर जहां पर जिस देश में 140 करोड़ प्लस लोग रहते हों तो यहाँ पर कुछ आपके पास बहुत बड़ी लैंड आएगी। इसमें अर्बन डेवलपमेंट किया जाएगा, नए होम्स बनाने की बात करी गई है। इसके अलावा अनऑथराइज्ड कॉलोनी को सही करने की बात करी गई है, अफोर्डेबल और रेंटिंग हाउस की बात करी गई है। बिना इसके आप दिल्ली को एक सही शहर नहीं बना सकते। अब तक जो माइग्रेटरी पीपल थे और उनके रहने की व्यवस्था पे कोई काम नहीं किया गया है। इसी के अलावा एनवायरमेंटल और ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने के लिए दिल्ली के लिए कुछ और प्रयास जिस पे फोकस किया जा रहा है ये हैं। पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर प्लान करे जाएंगे अगले 20 साल के लिए, 25 साल के लिए कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा स्ट्रैटेजीज, वाटर को कैसे सस्टेनेबल वे में यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए जो दिल्ली और एनसीआर के आसपास का इलाका है वो वैसे ही रेड जोन में आ गया है। मतलब वहां पर जो जल स्तर है अंडरग्राउंड वो इस हद तक नीचे पहुंच गया है कि यदि बारिश भी हो अच्छी तो उसको नेचुरली आप रिप्लेनिश नहीं कर सकते। इसी वजह से जो हरिद्वार से और उत्तराखंड से आने वाली गंगा नदी है उसके साथ साथ पैरेलल अपर गंगा कैनाल है वो है, और वो कैनाल आपकी ऋषिकेश से शुरू होकर कानपुर तक जाती है
उससे भी भारी मात्रा में दिल्ली को पीने का पानी आता है। ऐसे ही यमुना की जो नदी है वहां की भी कैनाल से। सो दिल्ली के पास अपना साधन नहीं है पानी का, तो आप कैसे जो ग्रे वाटर होगा उसका यूज करके एटलीस्ट कुछ इसमें मदद करेंगे। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है AQI जो रहता है बहुत ही बेकार रहता है, दिल्ली का पोल्यूशन और जो पार्टिकुलेट मैटर है बहुत हाई है, उसको कैसे मैनेज करेंगे। मेट्रो लाइन और बस सर्विस को बेहतर करना है, ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना है, इंक्लूसिव मोबिलिटी पे ध्यान दिया गया है, जो कि हमारी अर्बन व्यवस्था में अभी तक नकारे जाने वाली चीजें हैं। अब इसमें क्या आता है, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, पैदल चलने के रास्ते हों, साइकिलिंग की लेन्स हों। वैसे अगर आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ख्याली पुलाव हो, क्योंकि भारत में इस तरीके की इनिशिएटिव लिए गए हैं, परंतु जो SUVs या बड़ी गाड़ियां चलाने वाले हैं, बहुत रफ्तार से दौड़ाते हैं, उनके सामने आपकी या मेरी हिम्मत है कि साइकिल से चल सके। यदि साइकिल की लेन भी होगी तो भी उसमें लोग गाड़ियां डाल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिविक सेंस का बहुत अभाव है। ये अक्रॉस दी हमें देश में दिखाई देता है। और 2 दिन पहले ही दिल्ली में एक बहुत बड़ी जो कार BMW या ऑडी जैसी कारों से जो लगातार सूचना आती है, ऐसी 5 लोगों को फुटपाथ पे सोते हुए को रौंद दिया है। तो शराब, अल्कोहल और जो रेसिंग कल्चर है और सिविक सेंस का ना होना, ये ऐसा लगता नहीं है कि ये सब संभव हो पाएगा। यदि हो पाए तो बहुत बढ़िया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए IT सेक्टर को करा जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर, स्ट्रीट वेंडर्स और वेस्ट जो वर्कर्स होंगे इनके लिए भी व्यवस्था करी जाएगी, क्योंकि ये भी बहुत लोगों को रोजगार देते हैं। नाइट इकोनॉमी को डेवलप किया जाएगा। सो बहुत सारी चीजें हैं, एयर पॉल्यूशन, इसके अलावा रीजनरेशन, नए पुरानी बिल्डिंग्स को वॉकिंग के लिए अच्छा एरिया, इसके अलावा अनऑथराइज कॉलोनी को सही करना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर करना, ये सारी ही चीजें दिल्ली के 2041 के प्लान में शामिल है। सो अभी ये ड्राफ्ट स्तर पे है, अप्रैल 2023 में था, तो इस पे काफी इस समय बातचीत हो रही है। नई गवर्नमेंट ने आके इसको बढ़ाया है और पॉसिबिलिटी है इसमें कुछ चेंज भी हुए। तो ड्राफ्ट लैंड यूज है दिल्ली के लिए, कुछ एरियाज को बढ़ाया गया है दिल्ली में जहां अर्बनाइजेशन किया जाएगा, कुछ एरिया में नई जमीन आएगी, तो इसका सब उपयोग होगा। अब ये अर्बनाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साथ में गवर्नेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में अर्बन जो गवर्नेंस का मॉडल है उसके लिए भी। यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करना चाहते हैं या UPSC की ऑल टुगेदर तैयारी करना चाहते हैं, तो GS का कोर्स अभी आपके लिए खुला है। सो GS में सेल एंड हो रही है 15 तारीख को। काफी सारे आपके लिए कोर्सेज हैं यहाँ पर। यदि आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं और 2 साल का समय है आपके पास, 2028 के निर्माण बैच में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी अपनी जिस पोजीशन पे है आप उसके लिए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जुलाई बैच आपके लिए खुला हुआ है। बहुत ही बड़ी सेल्स का आयोजन किया जा रहा है और आपको मात्र 34,000 पे जो 2026 का प्रतिज्ञा जुलाई बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ऑप्शनल की तैयारी के लिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय को यदि चुनना चाहते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी ही कुछ अच्छाइयां हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, इसको भी चूज कर सकते हैं। देखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल है वो आपका लगभग 4.5 से 5 महीने में पूरा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में आंसर राइटिंग, इसके अलावा आपके 12 टेस्ट, उनके आंसर्स, उनका चेकिंग और आपके मार्क्स और मेंटरिंग, साथ में मेंटरिंग 1-to-1 मेंटरिंग बाय योर टीचर ऑल्सो। इतनी सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी अगर आप प्लैटिनम बैच चूज करते हैं। और अगर आप गोल्ड बैच चूज करते हैं तो उसमें भी ज्यादातर चीजें आपको मिलेंगी। हैंड रिटन नोट्स होंगे, क्रक्स होगा और लाइव क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, सब आपको मिलेगा यहाँ पर। सो आप यहाँ पर मेरे विषय में जान सकते हैं। मेरा अनुभव रहा है एज अ सिविल सर्वेंट काम करने का, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड भी रहा है। मैं इसको पढ़ाता हूँ। आप डेमो लेक्चर में जाके देख सकते हैं किस तरीके का लेक्चर है, आप समझ सकते हैं पढ़ाने का तरीका। तो आपका स्वागत रहेगा यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करने के लिए। और इसी के साथ हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज का हमने अर्बन गवर्नेंस पे कुछ जो नई चीजें हो रही हैं उनको हमने कवर किया। इन सब स्टेप्स को आप एज अ केस स्टडीज भी यूज कर सकते हैं अपने मेंस को लिखने में, राइट। सो ऑन दिस नोट आई एंड दिस लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।